हेलो एंड वेलकम। मैं सचिन गोयल, डाटा कृष्णा कोचिंग, आज आपके साथ एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो है एक्सेप्टेंस बाय इंस्टेंटेनियस मोड्स। जी हाँ, सबसे पहले एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स करते हुए हमने स्टडी किया कि द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू बी कंप्लीट इन ऑर्डर टू हैव अ वैलिड एग्रीमेंट। ओके, और कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? ठीक है, उसमें दो बातें थी, पार्टीज इंटरप्रेजेंटर्स, पार्टीज नॉट इंटरप्रेजेंटर्स। पार्टीज इंटरप्रेजेंटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही एक इंसान ने अपना कम्युनिकेट किया, अपना एक्सेप्टेंस कहा कि हाँ मेरा जवाब है हाँ, साथ ही साथ दूसरे आदमी ने सुन भी लिया, ठीक है, तो उसी समय साथ के साथ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पर जहां पर पार्टीज नॉन इंटरप्रेजेंटर्स हो, यानी पार्टीज नॉट इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, उसको आगे हम दो तरह से स्टडी करते हैं, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन और नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। जहां पर तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, जैसे कि टेलीफोन, टेलेक्स, वहां के रूल्स डिफरेंट है। जहां नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, जैसे कि कम्युनिकेशन बाय पोस्ट, उसको हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंप्लीट? व्हेन टू थिंग्स, parties not interpreters, second parties adopting instantaneous mode, यानी कि बाय टेलीफोन। ठीक है, इसमें एक बहुत ही फेमस केस भी है जो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूं। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन विद यू। जहां से हमने पिछले सेशन खत्म किया था, अब हम वहीं से अपने इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। शैल वी स्टार्ट? ये देखिए हमारा सेशन, एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन। कि जब टेलीफोन से एक्सेप्टेंस हो रही हो तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, क्लियर? और इंस्टेंटेनियस का मतलब है साथ की साथ, इधर एक इंसान ने कुछ बोला, साथ ही दूसरे को भी सुनाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है? In case of telephonic conversation, the position is the same as in the case where parties are in the presence of each other. यानी जब पार्टीज एक दूसरे की प्रेजेंस में हो और एक पार्टी बोल दे हाँ मुझे मंजूर है, तो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ठीक उसी तरह से जब टेलीफोन पर, जब इंस्टेंटेनियस मोड है और टेलीफोन के ऊपर सौदा हो रहा है, तो जैसे ही एक्सेप्टर ने बोला यस, उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर? एंड द रूल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट डज नॉट अप्लाई टू सच कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट जो है वो एक कौन सा मोड है? नॉन इंस्टेंटेनियस। क्लियर? और जहां पर बाय पोस्ट होता है, इनके ये मैंने बात की है टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ टाइम ऑफ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया कब? कब आया? जब एक्सेप्टेंस के वर्ड्स बोले, साथ ही साथ सुनाई भी दे रहे हैं और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा रुक कर करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किस जगह पर एग्जिस्टेंस में आया। जहां वो शब्द बोले गए थे कि हाँ मुझे सौदा मंजूर है, वहां, या जहां शब्द सुने गए थे। ठीक है, इन केस ऑफ acceptance sent by post, the contract is concluded when the letter of acceptance is posted, whereas in the case of acceptance by phone, the contract is deemed to be complete when and where, time और place दो चीजें होती हैं। ठीक है, when and where the offerer hears the acceptance, यानी कि चंडीगढ़ का मिस्टर ए ने, ठीक है, पटियाला के मिस्टर बी को दिया ऑफर। ठीक है, फिर पटियाला के मिस्टर बी ने चंडीगढ़ के मिस्टर ए को दिया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्लियर? ओके, तो लाइन देखो, द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी कंप्लीट व्हेन एंड वेयर द ऑफरर
यानी ऑफरर कौन हो गया? ए। वेयर ऑफरर हियर्स द एक्सेप्टेंस at his end rather than when the acceptor speaks the words of acceptance। ठीक है, अगर मान लो कई बार ऐसा होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि आप जो भी बोल रहे हो when you speak, उसके 5 सेकेंड्स के बाद यहां से यहां तक बात जाने में कई बार 5 सेकेंड टेक्निकल एरर की वजह से लग जाते हैं। तो यहां पर बोला 5:25 पर, और वहां पर सुनाई दे रहा है 5:30। समझ में आया? अब इन बिटवीन इस आदमी ने अगर कहा आई टेक बैक माय ऑफर, 5 सेकंड के अंदर 5:27 पर अगर उसने कहा आई टेक बैक माय ऑफर, ठीक है, तो ऑफर कैंसिल मानी जाएगी। समझ में आया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 5:25 पर 5:25 सेकंड्स बोल रहा हूं, ठीक है जी, तो 25 सेकंड्स पर यहां नहीं कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है, यहां आता है जब हियर्स वर्ड यूज हो रहा है, यहां क्या? हियर्स। ओके, तो इस कारण से हियर्स वर्ड को देखें, ये हियर्स वर्ड है। ओके, अब देखो मैं फिर से बता रहा हूं, चंडीगढ़ के ए ने ऑफर दिया पटियाला के बी को, पटियाला के बी ने एक्सेप्टेंस दिया चंडीगढ़ के ए को। जैसे ही और जहां चंडीगढ़ यानी कि जहां पर ए सुन रहा है उस जगह पर और उस समय कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ रहा है, फिर अगर ब्रीच हो जाएगा तो पटियाला में केस नहीं चलेगा, चंडीगढ़ में केस चलेगा। क्यों? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो है जहां जवाब सुना गया था। यह पोस्टल रूल नहीं लगता। पोस्टल रूल में जहां पर लेटर पोस्ट हुआ है, एक्सेप्टेंस का लेटर, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया और उस समय आया। यहां पर जब हाँ का जवाब सुना गया, जब सुना गया और जहां सुना गया, वहां कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। और यही पोजीशन है इंग्लैंड की, यूके का, ब्रिटिश लॉ, इंग्लिश लॉ भी यही कहता है। लेकिन यूएसए में और कनाडा में लॉ डिफरेंट है, वो उल्टा बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं वो भी सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। वो कहते हैं कि इन यूएसए एंड कनाडा, इन केस ऑफ टेलीफोन एंड टेलेक्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द एक्सेप्टेंस इज स्पोकन। यूएसए कनाडा क्या कहता है? जहां पर, यानी पटियाला से बोला था उसने यस, यस वर्ड बोला गया था, एक्सेप्टेंस दी गई थी पटियाला से, सुनाई कहां पे दी है ये एक्सेप्टेंस? चंडीगढ़ में। तो यूएसए कनाडा कहता है कॉन्ट्रैक्ट पटियाला में एग्जिस्टेंस में आया है। इंग्लैंड और इंडिया क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट चंडीगढ़ में एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स कहां से पैदा हुए? केस है हमारे पास बहुत ही फेमस केस, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल परशोत्तम दास एंड कंपनी 1966, ठीक है जी। तो जस्टिस हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला और जस्टिस शाह का बेंच था। 1966 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। क्लियर? मैं बता दूं, जस्टिस हिदायतुल्ला एक बहुत ही सेलिब्रेटेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों रहे हैं। ही वाज एक्टिंग प्रेसिडेंट, 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो, ठीक है। देन और आगे चलते हैं हम। प्लेंटिफ मेड एन ऑफर फ्रॉम अहमदाबाद। अब अहमदाबाद से ऑफर निकली है, ठीक है, टू डिफेंडेंट्स एट खानगांव, और खानगांव ऑफर पहुंची है, और फिर खानगांव से एक्सेप्टेंस निकली है और कहां पहुंची है? अहमदाबाद। और कैसे हो रहा है ये काम? फोन पर। तो हाँ का जवाब, यस का जवाब कहां सुना जा रहा है? अहमदाबाद में। तो कहां और कब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ रहा है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद ही सही आंसर माना जाएगा। Defendants accepted the offer on phone. Plaintiff sued for compensation issue. Whether conversation of acceptance resulted in a contract at Khangaon or Ahmedabad. कोर्ट कहती है it was held, contract was made at Ahmedabad, जहां सुना जा रहा है, यहां ऑफरर जहां है, ऑफरर ने जहां सुना, ठीक है जी। तो where the acceptance was communicated, ठीक है जी। 3:2 की रेशो में ये डिसाइड किया गया था। क्लियर? और आगे चलते हैं। एंटोर्स केस था, सॉरी ये नहीं, एंटोर्स केस जो था, ठीक है, वो
एंटोर्स केस जो था 1955 में इंग्लैंड में 3:2 की रेशो से डिसाइड किया गया था। उसी प्रिंसिपल के आधार पर ये केडिया वाली जजमेंट, इंडिया की जजमेंट, अहमदाबाद खानकाह वाली जजमेंट दी गई थी। सिमिलर एंटोर्स केस पर ही आधारित है ये, ठीक है। अगली बात, क्यों अब मैं एंटोर्स केस बता रहा हूँ, इसमें हुआ क्या था। एक्सेप्टेंस बाय टेलेक्स, जिसको आज की डेट में हम फैक्स मशीन कहते हैं, क्लियर। एक और मैं बात बता दूं कि इसी केस में ट्विस्ट करता हूं, पहले वाले केस में अहमदाबाद से ऑफर गई खानगांव, ओके, खानगांव से एक्सेप्टेंस आई अहमदाबाद, मगर जब इस इंसान ने यस बोलना शुरू किया तब अगर बीच में लाइन कट हो गई, ठीक है, और डिस्टर्बेंस आ गई, जिसकी वजह से इसका यस जो है अहमदाबाद में ऑफरर जो बैठा था उसको सुना ही नहीं, तो नो कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। अब जस्टिस डेनिंग थे इंग्लैंड के जज एंटोर्स केस में, एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन। ऑफर वाज मेड फ्रॉम लंदन बाय टेलेक्स टू अ पार्टी इन हॉलैंड। अब ऑफर चली है लंदन से, पहुंची है हॉलैंड। चलो आप बताओ, हॉलैंड को आज हम किस नाम से जानते हैं? हॉलैंड को आज हम किस नाम से जानते हैं? हॉलैंड, कोई बताएगा? हॉलैंड का प्रेजेंट नाम क्या है? बोलो बोलो, हॉलैंड को हम किस नाम से जानते हैं? किसी को नहीं पता? हॉलैंड को कहते हैं हम नीदरलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, ओके। तो लंदन से निकली ऑफर, पहुंच गई हॉलैंड, और हॉलैंड से निकली एक्सेप्टेंस और पहुंच गई कहां? और पहुंच गई कहां? लंदन। मगर पहुंची कैसे? टेलेक्स यानी फैक्स मशीन के द्वारा। ऑफर वाज ड्यूली एक्सेप्टेड, इशू whether contract was made in Holland or in England, held that telex is a method of instantaneous communication, therefore contract is made at London, ठीक है, जहां पर रिसीव हुई है, एक्सेप्टेंस जहां रिसीव हुई है। समझ में आया? तो दो तरह से हम स्टडी करते हैं एक्सेप्टेंस को, फिर से बता रहा हूं, ठीक है, कि सबसे पहले पार्टीज इंटर प्रेजेंटस, फिर पार्टीज नॉट इंटर प्रेजेंटस, क्लियर। इंटर प्रेजेंटस, as soon as acceptance is made, it means it is communicated also, दोनों सामने खड़े हैं लोग, ऑफरर और एक्सेप्टर, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। नॉट इंटर प्रेजेंटस में दो रूल्स हैं, कौन से? इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, या नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है। इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन में आगे दो आ जाते हैं, कौन कौन से? टेलीफोन और टेलेक्स। दोनों में ही रूल कौन सा लगेगा? एंटोर्स लिमिटेड का। इंस्टेंट में कौन सा आ जाता है? पोस्ट, ठीक है। इसमें व्हेन एंड वेयर, अब इसमें दो रूल्स हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और वेयर कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू, यहां पर भी दो रूल्स हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और वेयर कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। यहां पर व्हेन क्या है? व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, व्हेन acceptance is received, और where acceptance is received, और इसमें when acceptance is posted और where acceptance is posted। समझ में आया? ये फर्क है इंस्टेंटेनियस और नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन का, क्लियर। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है, अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जो अगला टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है हमारा? एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बड़ी साधारण सी बात है, अगर तो वर्ड्स का यूज हुआ है, फिर चाहे वो ओरल हो या फिर वो रिटन हो, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे हम? एक्सप्रेस। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। और जब बाय कंडक्ट, अगर आपने हाँ तो बोला पर मुंह से नहीं बोला, लिख के नहीं दिया, आप एक कंडक्ट से पता चलता है कि आपका जवाब यस है, तो हम उसे कहेंगे वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन और ओवर्ट एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, चाहे बोलो, चाहे लिखो, चाहे काम कर दो, दिखना चाहिए साफ। साइलेंस कैन नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती। और आगे चलते हैं, अब एक केस है ब्रॉम्पटन,
वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। बहुत ही जबरदस्त केस है, आप बताना इसमें क्या होगा। एक आदमी था ब्रॉगडन, जो कि कोयला सप्लाई करता था मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को। ही हैड बीन सप्लाइंग कोल टू दिस रेलवे कंपनी, ठीक है। और ये जो ब्रॉगडन था, जो सप्लायर था, उसने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम एक फॉर्मल एग्रीमेंट लिख लें। ये क्या ओरल काम हो रहा है, मैं कोयला देता हूँ, आप टुकड़ों में पैसे देते हो, हमें एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो है कंपनी ने बनाया, एग्रीमेंट सेंट टू बी, खुद रेलवे कंपनी ने लिखा, अपने वकीलों को दिखाया, और ठीक है, सेंट टू बी विद सम ब्लैंक्स व्हिच ही फिल्ड अप। फिल इन द ब्लैंक्स किसने किया? सौदागर ने, ब्रॉगडन ने, क्लियर। और वापस कर दिया रेलवे कंपनी के ऑथराइज्ड एजेंट को। ऑथराइज्ड एजेंट को दिया यानी रेलवे कंपनी को दिया, एक ही बात है, ओके। और एजेंट ने क्या किया? उसको अपने ड्रॉर में रख लिया, ठीक है। put the agreement's draft in his drawer and it remained there without final approval। देखो, दो बंदे हैं, एक सौदागर है कोयले का जिसका नाम है ब्रॉगडन, एक है रेलवे कंपनी, ठीक है, रेल कंपनी। अब ब्रॉगडन ने साइन करके, राइट करके, लिख के, सब कुछ करके रेलवे कंपनी को दे दिया, क्लियर। और और रेलवे कंपनी ने उसे अपने पास रख तो लिया, पर उसके ऊपर सिग्नेचर कभी हुए ही नहीं, ठीक है। फाइनल अप्रूवल हैविंग बीन अवेट, हैविंग बीन सिग्निफाइड। और आगे चलते हैं। फिर वी केप्ट हिज सप्लाई ऑफ कोल। अब ये जो सौदागर था ब्रॉगडन, जो कोयला सप्लाई करता था, ये कोयला देता रहा, पर अब न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर, एज पर द न्यू एग्रीमेंट जो उसने फिल द ब्लैंक्स फिल करके एग्रीमेंट बना के एजेंट को दिया था। तो न्यू एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उनके आधार पर वो कोयला देता गया और पैसे भी नए एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से रिसीव करता रहा। अब क्या हुआ? झगड़ा पड़ गया, ठीक है, किसी एक आदि पेमेंट को लेके, क्वालिटी को लेके झगड़ा पड़ गया। अब जो नया एग्रीमेंट था, उसके अंदर एक क्लॉज था, और उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज, कि अगर कोई झगड़ा हो गया तो हम एक्स के पास जाएंगे और जो एक्स का फैसला होगा वही फाइनल होगा, ठीक है जी। अब देन वाज द डिस्प्यूट एंड देन सूट। अब ये देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी के ब्रॉगडन के साइन हुए, रेलवे कंपनी कहीं साइन हुए ही नहीं, और एग्रीमेंट जो था रेलवे कंपनी के ड्रॉर में पड़ा रहा, मगर उसके बाद जो कोयले की सप्लाई और उसकी पेमेंट्स वो न्यू टर्म्स के हिसाब से होती रही। जब झगड़ा पड़ गया तो ब्रॉगडन ने कहा कि नए एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि अब से हम आर्बिट्रेटर के थ्रू ही अपने झगड़े सुलझाएंगे, तो अब तो हमें आर्बिट्रेटर के पास ही जाना चाहिए। मगर कंपनी कहती है नहीं नहीं, आर्बिट्रेटर क्यों, हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वो एग्रीमेंट तो कभी भी साइन हमने किया ही नहीं, वी नेवर साइंड दैट एग्रीमेंट, ठीक है। वो कहता है चाहे साइन नहीं किया, पर नए एग्रीमेंट की जो टर्म्स थी उसके हिसाब से मैंने आपको माल प्रोवाइड किया और उसी के हिसाब से आपने पेमेंट्स की, तो ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई है आपकी। अब आप बताएं कौन सही है? क्या ब्रॉगडन सही है या फिर रेलवे कंपनी सही है? माइक ऑन करके जवाब दे, माइक ऑन करके जवाब दे, कौन सही है? ब्रॉगडन, क्योंकि कभी भी एग्रीमेंट पे साइन हुए ही नहीं। तो रेलवे, रेलवे कंपनी सही है। और बच्चे जवाब दो अपना अपना, जवाब दीजिए। आंसर, ये एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है। कोर्ट ने ये कहा कि सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, रेलवे कंपनी और ब्रॉगडन, यानी सप्लाइंग ऑफ कोल एंड एक्सेप्टिंग द कोल एंड देन मेकिंग पेमेंट्स आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीमेंट, it was a conduct that evidenced or manifested their intention। समझ में आया?
ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। इस कारण से रेलवे कंपनी को अब इसका निपटारा जो केस का करवाना पड़ेगा वो बाय आर्बिट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी दोनों पार्टीज एक थर्ड पार्टी के इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के पास जाएंगी और वो जो फैसला सुना दे वो फाइनल। और आगे चलते हैं, एक्सेप्टेंस इन रीजनेबल और प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है जी, ये क्या है समझिए कि ऑफर जब दी गई थी ऑफरर के द्वारा, उसने कहा मुझे ईमेल के द्वारा जवाब दे या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही, केवल स्पीड पोस्ट के द्वारा ही बताएं आपका जवाब यस है कि नो है। मगर फिर भी इंसान जो कि एक्सेप्ट कर रहा था उसने स्पीड पोस्ट, चलो ईमेल काट देते हैं, ठीक है, उसने स्पीड पोस्ट की बजाय क्या कर दिया, उसने अपने एक फ्रेंड को, एक्सेप्ट करने वाले ने अपने फ्रेंड को अपना मैसेंजर बनाकर भेज दिया। कहा यार बोल तो दिया, जब जुबान होगी बंदे की जुबान ही सब कुछ होता है। वो कहता मैंने कहा था स्पीड, समझ में आया। अब इंडियन लॉ however differs from the common law position in UK। इंग्लैंड का लॉ तो कहता है कि अगर एक्सेप्टेंस करते हुए, वेयर एक्सेप्टेंस बाय अ मोड अदर देन द वन prescribed by the offerer would amount to a counter offer and would result into a contract when this is in return accepted। यानी कि ए ने ऑफर किया बी को, ठीक है, और कहा तुम स्पीड पोस्ट से बताओ यस कि नो, मगर बी ने ए को जो जवाब दिया वो कैसे दिया, स्पीड पोस्ट की बजाय ईमेल कर दिया या मैसेंजर भेज दिया। तो ये अपने आप में बन गई काउंटर ऑफर इंग्लैंड के हिसाब से। ठीक है, अब ए की मर्जी है उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, मगर इंग्लिश लॉ इंडिया में पूरी तरह से सही तरह से वैलिडली एप्लीकेबल नहीं है, हमारा डिफरेंट है। But English law is also now coming partly in line with Section 7 of Indian Contract Act। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश लॉ डिफरेंट और इंडियन लॉ डिफरेंट। अब इंडियन लॉ क्या कहता है मैं दिखाना चाहूंगा आपको इसमें बेरेक्ट। ये देखिए बेरेक्ट आपके सामने है, हियर कम्स द बेरेक्ट। ठीक है, साथ ही मैं व्हाइट बोर्ड भी ओपन करूंगा और मुझे एक डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी, जस्ट वेट। क्या आप ये एग्रीमेंट देख पा रहे हैं? क्या आप ये एग्रीमेंट देख पा रहे हैं? दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, अब दिखाई दे रहा है। ये है सेक्शन 7 क्लॉज 2। ठीक है जी, ये है सेक्शन 7 क्लॉज 2। ये देखो 7 क्लॉज 2 क्या कहता है। मैं पहले वैसे आपको बेरेक्ट दिखाना चाहता था, चलो पहले डायग्राम बताता हूँ। देखो जी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब्ड या मोड ऑफ कम्युनिकेशन नॉट प्रिस्क्राइब्ड, दो ही बातें होंगी कि या तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब्ड होगा या मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं होगा। एक आदमी ने ऑफर देते हुए तो बता दिया कि जवाब देना तो ऐसे देना, या फिर हो सकता है वो ना बताए, यही होगा। जस्ट वेट, क्योंकि छोटा कैसे हो गया, यानी कि या तो एडिट होगा या जूम इन होगा, दोनों से ही काम होगा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा जा रहा है। या तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब्ड होगा या मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं होगा, यही दो बातें होती हैं। क्लियर? अब मैं यहां से एनोटेशन लेके आता हूं, एनोटेट, क्लियर, एनोटेट, ड्रॉ, क्लियर। मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब्ड और मोड ऑफ कम्युनिकेशन नॉट प्रिस्क्राइब्ड, क्लियर। अब इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, अपनी ड्राइंग का।
क्लियर? या ऑफर देने वाले ने या तो कम्युनिकेशन के मोड को प्रिस्क्राइब किया नहीं किया। पहले अगर नहीं किया तो बहुत सीधी सी बात है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी इन अ रीजनेबल मैनर। अगर रीजनेबल तरीके से उस इंसान ने हाँ बोल दिया तो वो वैलिड है, वो हाँ बिल्कुल सही है, कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सीधी सी बात है। पर अगर मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब किया तो कहानी बदल गई। अब दो बातें होंगी, या तो क्या होगा, उस इंसान ने प्रिस्क्राइब्ड मैनर में हाँ बोला, या एक्सेप्टेंस में, या तो एक्सेप्टेंस इन मेड इन, ये हाँ यहाँ गलती है, मैं ठीक करता हूँ उसे। प्रपोजल इंसिस्ट फॉर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे नॉट है, एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर और एक्सेप्टेंस मेड इन। अगर तो इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा इस लाइन को यहां से बचाते हुए ले आओ और यहां डाल दो, चाहे तो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, या यहां डाल दो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कि जैसे कहा था वैसे उसने हाँ कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर अगर उसने वैसे हाँ नहीं किया है, एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, तो दो बातें होंगी। क्या? या तो proposer insists for acceptance in the prescribed manner within reasonable time, या फिर proposer fails to insist for acceptance in the prescribed manner within reasonable time। अब रीजनेबल टाइम कितना होगा? केस टू केस, आर्टिकल टू आर्टिकल, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करेगा, वहां पर कितना चलता है, ठीक है, कस्टम। वहां के लोग जनरली उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में कितने समय में हाँ ना बोलते हैं, समझ में आया? तो रीजनेबल टाइम में उसको बताना होगा कि आपने हाँ का जवाब सही तरीके से नहीं दिया, तो दोबारा से हाँ बोलो, पर अब सही तरीके से बोलना। क्लियर? और अगर वो ऐसा नहीं करता है कि फेल्स वाली, अब मैं यहाँ पे हूं, ही फेल्स टू इंसिस्ट, तो यहां पर सीधी सी बात है कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, एरो देखिए, कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर अगर वो इंसिस्ट कर देता है कि भैया दोबारा भेजो और सही तरीके से भेजो, फिर आगे दो बातें होगी, या तो वो फिर से भेजेगा या वो फिर से नहीं भेजेगा। ठीक है जी? और अगर तो वो वेट, हाँ, अगर वो इंसिस्ट फॉर एक्सेप्टेंस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर करता है, तो अगर तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉलो हो गई तो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। ये एरो यहाँ पे बनना चाहिए, बना देता हूँ, ठीक है, एनोटेट करके बना दूंगा आपके लिए। ठीक है जी, ये लीजिए, ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है, ये लीजिए, ये क्लियर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर अगर उसने फॉलो कर ली तो अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर नॉट फॉलोड तो नो। समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब मैं बेरट को सामने रख के बोलूंगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। ये आ गया बेरट, हम निकालेंगे 7, सेक्शन 7 क्लॉज 2। ये आपके सामने आ गया सेक्शन 7 क्लॉज 2, देख पा रहे हैं आप? ओके, ये लीजिए, दिस इज 7 क्लॉज 2। देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं आपके लिए, आई होप अब आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। ये देखिए, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट के पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि एक प्रपोजल को कन्वर्ट करना है हमने प्रॉमिस में, तो तब होगा जब एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होगी, अनक्वालिफाइड होगी, यानी जैसे ऑफर आई थी बिल्कुल वैसे ही उसको यस बोल देना, कंडीशन ना लगाना कि मैं हाँ तो बोल रहा हूं पर पैसे टुकड़ों में दूंगा, तो ये एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, मैं हाँ तो बोल रहा हूं पर पैसे दूंगा 1 साल के बाद, मैं हाँ तो बोल रहा हूं पर मुझे ये चीज जो है पॉलिश करा के दो। ठीक है, तो ये अनक्वालिफाइड या एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है, ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नथिंग एल्स बट काउंटर ऑफर। अब आ जाओ मोड पर, अब हम मोड की बात करने जा रहे हैं, 7 क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। ठीक है, अगर कहा नहीं हुआ कि कैसे एक्सेप्टेंस देनी है तो रीजनेबल और यूजुअल मैनर में दो।
unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. अगर बता रखा है कैसे है, then ये तो वैसी देनी पड़ेगी. If the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. यानी अब आ गया क्या, रीजनेबल टाइम में उसको ये कहना होगा भैया फिर से भेजो अपना हाँ, और अब वैसे भेजो जो प्रिस्क्राइब्ड मोड हमने बताया था, जो मैनर हमने बताई थी, ऐसे हाँ बोलना है, ना कि तुम्हारे तरीके से. लेकिन अगर प्रपोजर फेल्स टू आस्क हिम टू सेंड द एक्सेप्टेंस अगेन, तो ही एक्सेप्ट, उसने एक्सेप्ट कर लिया डिफरेंट मोड से. समझ में आया? तो यहाँ फर्क आ जाता है. इंग्लिश लॉ इसको सही नहीं मानता, मगर अब इंग्लिश लॉ में भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं और वो भी इंडियन लॉ की तरफ चल रहा है इस मामले में. ये देखिए मैं क्या लिखता हूँ इस पॉइंट पर, उसको आप ध्यान दीजिएगा जरा. ठीक है, हियर वी गो. ये देखिए, हियर इट इज. मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ. But English law is also now coming partly in line with Section 7 of Indian Contract Act. Uniform law on the formation of contract for the international sale of goods. ये ULFCIS का आर्टिकल 7 जो है, ठीक है, तो appended to the ULIS, Uniform Laws on International Sales Act 1967. Clear? और acceptance हमेशा ही reasonable time में होनी चाहिए, ठीक है, या फिर ऑफर के वापस चले जाने से पहले पहले होनी चाहिए. ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको करवाऊंगा. ठीक है, अपने अगले सेशन में हम सेक्शन 6 के डायग्राम से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कि रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए एक्सेप्टेंस. क्लियर? ये हमारा अगला सेशन होगा और साथ ही इसमें रेवोकेशन का टॉपिक भी आपको अगले सेशन में करवाऊंगा. आज का सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं. कुछ आपको असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं. ओके, बाय बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क.